10वीं कक्षा के प्रश्नोत्तर भाग विज्ञान के अध्याय 12 विद्युत चैप्टर का प्रश्नोत्तर भाग का अगला वीडियो हम लोग देखने जा रहे हैं, जिसमें पिछले वीडियो में हम लोगों ने 20 नंबर के प्रश्न तक उत्तर सॉल्यूशन किया था और उत्तर भी हम लोगों ने कुछ कुछ लिखा था। आज हम लोग 21वें नंबर के प्रश्नों को देखेंगे, जिसमें क्या है 100 ओम का एक विद्युत लैंप, 50 ओम का एक विद्युत टोस्टर तथा 500 ओम का एक जल फिल्टर है ना, वाटर फिल्टर 220 वोल्ट के एक विद्युत स्रोत से पार्श्व क्रम में संयोजित है। फिर से 100 ओम का एक विद्युत लैंप, ठीक है, 50 ओम का एक विद्युत टोस्टर और 500 ओम का एक जल फिल्टर 220 वोल्ट के एक विद्युत स्रोत से पार्श्व क्रम में संयोजित है। अब पूछा क्या जा रहा है, उस विद्युत स्त्री का प्रतिरोध क्या है। एक आयरन है ना, इलेक्ट्रिक आयरन, उसका प्रतिरोध पूछा जा रहा है, जिसे ये तीनों किसमें है, पार्श्व क्रम में संयोजित है ना। अब इस स्त्री का प्रतिरोध क्या है, यदि समान स्रोत के साथ संयोजित कर दे, यानी इसका भी अगर 220 वोल्ट के विभवांतर से इसे संयोजित करे तो वह उतनी ही धारा लेती है। इसमें भी करंट का मान उतना ही होता है जितना ही तीनों में होता है, ठीक है। तो जितनी तीनों युक्तियाँ लेती है, यह भी ज्ञात कीजिए कि विद्युत स्त्री से कितनी धारा प्रवाहित हो रही है। तो सबसे पहले ये तीनों का हम इन्हें क्या करेंगे, एक फिगर बनाएंगे, ठीक है, तीनों का 220 वोल्ट से रिलेटेड। पहला एक शॉर्टकट क्या करते हैं, पार्श्व क्रम में संयोजित है, पार्श्व क्रम का हम लोग 3 प्रतिरोधक का एक चित्र बनाते हैं, जिसमें ये रहा पहला है ना, और ये दूसरा और ये तीसरा। पहला जो है, पहला कितना ओम का है, पहला 100 ओम का है, ये 100 ओम, ये 50 ओम है ना, और ये 500 ओम। ये नीचे कितना ओम का है, 500 ओम का, ठीक है। तीनों प्रतिरोधक को कितना धारा से जोड़ा गया है, कितना विभवांतर से जोड़ा गया है, 220 वोल्ट के विभवांतर से जोड़ा गया है। तीनों प्रतिरोधक को 220 वोल्ट के वोल्टेज विभवांतर से, यानी पोटेंशियल डिफरेंस से जोड़ा गया है, 220 वोल्ट। तो पहले ये तीनों प्रतिरोध का समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा, आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा। तो पहले समांतर क्रम का फार्मूला क्या होता है, समांतर क्रम का फार्मूला होता है 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 जोड़ 1/R2 जोड़ 1/R3। तीनों का जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो 1/R इक्विवेलेंट क्या हो गया, 1/100 जोड़ 1/50 जोड़ 1/500। तो 150 और 500 का जब हम एलसीएम करेंगे तो 500 होगा। 100 से 5 बार में जाएगा 5 जोड़ 10, 50 से 10 बार में जाएगा जोड़ 1, तो 10 5 15 1 16/500। यहाँ क्या हो गया, 16/500। 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 16/500, और इसलिए R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 500/16 से जब हम भाग कर देंगे तो 16 या 48 बच गया 2, 16 1 16 बच गया 4, 16 दूनी 32 बच गया 8 और 16 पंचे 80। इतना ओम 31.25 ओम जो है वो कुल प्रतिरोध हुआ है ना। कुल प्रतिरोध कितना हो गया, 31.25 ओम, 31.25 ओम। जब 31.25 ओम प्रतिरोध हो गया तो बोला क्या गया है प्रश्न में, एक जरा देखो तो, कहता है उतनी ही धारा लेती है, धारा उतनी ही लेती है जितना ये तीनों युक्तियाँ लेती है, ठीक है। तीनों युक्तियाँ कितनी धारा लेगी, कुल प्रतिरोध इतना हुआ तो प्रतिरोध धारा कितना हो जाएगा, V इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं IR होता है, तो V के जगह हम क्या लिखेंगे, V के जगह कितना लिखेंगे वैल्यू, V के जगह हम लिखेंगे
220 वोल्ट। आई के जगह आई नहीं पता है, तो आई बराबर यहीं से हम फार्मूला डायरेक्ट पुट कर देते हैं। V बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी आई बराबर क्या हो जाएगा, V बटा आर, है ना। आई बराबर क्या हो जाएगा, V बटा आर। तो आई के जगह V के जगह लिखेंगे 220 और R के जगह लिखेंगे 31.25। जब इसको भाग देंगे तो ये पहला पॉइंट जब उड़ाएंगे तो यहाँ डबल जीरो, है ना। 3125 को हम 25 से भाग दिए पहले, तो 25 से जब भाग दिए तो 25 अठे 200, 20 25 अठे 200, 880 बटा 25 का 25, 6 25 25 700। 15 बार में 25 से कट गया। फिर 15 से जब हम भाग देंगे तो 15 पचे 75 बच गया 13, 8 20 बच गया 10, 15 छक 90 बच गया 10, 15 छक 90 बच गया 10, यानी 58.6666 एम्पियर। ठीक है, 58.66, सॉरी हम प्रतिरोध का सूत्र लिख दिए, ये कितना हो जाएगा 58.66 एम्पियर। क्या है ये, विद्युत धारा है। तो इतनी ही विद्युत धारा कौन लेता है, स्त्री, है ना। अब स्त्री अगर इतनी ही विद्युत धारा लेती है तो प्रतिरोध कितना होगा, तो प्रतिरोध ये आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 31.25 ओम का प्रतिरोध है ना। तो बराबर स्त्री का प्रतिरोध, क्योंकि जितना ये तीनों धारा ले रहा है, ये तीनों मिला के जितना धारा ले रहा है उतना ही एक अकेला विद्युत स्त्री धारा ले रहा है। तो एक अकेला विद्युत स्त्री धारा ले रहा है, इसमें भी 220 वोल्ट का जो है सोर्स है और इसमें जो है आर इक्विवेलेंट है। तो आर जितना इसका प्रतिरोध होगा, है ना, जितना इसका प्रतिरोध होगा इन तीनों का, उसी हिसाब से धारा भी प्रवाहित होगी इसमें। अब जितना धारा इसमें प्रवाहित हो रहा है उतना ही इसमें भी हो रहा है, इसका मतलब उसका प्रतिरोध भी उतना ही है ना, जितना ये तीनों का है। तो तीनों का प्रतिरोध जो है वो 31.25 ओम है, तो इसका भी प्रतिरोध क्या हो जाएगा 31.25 ओम। ठीक है, तो अब इसका भी प्रतिरोध 31.25 ओम है, तो धारा कितना होगा, धारा का वैल्यू निकाल लिया, I इज इक्वल टू V बाय आर, और यहाँ से हम लोग धारा का वैल्यू क्या निकला 58.66, है ना। अब नेक्स्ट इसमें एक मिस्टेक हुआ क्या कि यहाँ 3125 को जब हम 25 से भाग देंगे तो 25 एकम 25 बच गया 6, 25 दूनी 50 होगा, यहाँ 25 दूनी 50 यानी 125 होगा। अब 125 को 880 को 125 से भाग देंगे तो 125 सत्य कितना हो जाएगा, 125 छक हो जाता है 25 छक 750, 125 सत्य 875 हो जाएगा, 125 सत्य 875। भाग देते हैं अच्छे से, इसको इरेज कर देते हैं। फिर 25 से कटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 25 25 125, 25 तिया 75 बच गया 13, 25 25 125 बच गया 5, 25 दूनी 50। और जब 5 से कटाएंगे 5 सत्ते 35, पॉइंट डाले तो फिर 2 उतारेंगे और फिर 0, 5 चुके 20, 7.4 एम्पियर। ठीक है, तो धारा का मान का पता चल गया। और यहाँ ये प्रतिरोध जो है वो क्या हो जाएगा, प्रतिरोध उसका 31.25 ओम हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग क्या देख रहे हैं, श्रेणी क्रम में संयोजित करने के स्थान पर युक्तियों को पार्श्व क्रम में संयोजित करने के क्या लाभ हैं। तो श्रेणी क्रम में संयोजित करने के स्थान पर युक्तियों को
पार्श्व क्रम में संयोजित करने के निम्नलिखित लाभ हैं। क्या क्या लाभ है भाई? तो पहला, प्रतिरोध का मान न्यूनतम होता है। प्रतिरोध का मान न्यूनतम होता है, और प्रतिरोध का मान न्यूनतम होता है जिससे ऊष्मा के रूप में ऊर्जा का क्षय भी कम होता है। जिससे ऊष्मा के रूप में ऊर्जा का क्षय भी कम होता है। पहला हम लोगों ने क्या देखा कि प्रतिरोध का मान न्यूनतम होता है, और ऊष्मा हीट जो होता है वो कम उत्पन्न होता है, नहीं के बराबर उत्पन्न होता है ना, या कम उत्पन्न होता है, कम क्षय होता है हीट के रूप में एनर्जी का। अब नेक्स्ट इसमें बेनिफिट क्या है, नेक्स्ट लाभ क्या है, अगला लाभ क्या है भाई? इसमें जो है जो अलग अलग, जैसे आयरन को कम विद्युत धारा चाहिए, है ना, बल्ब को कम, आयरन को जितना अधिक विद्युत धारा चाहिए और बल्ब को कम, फ्रिज, कूलर, ये इन सभी युक्तियों को, इन सभी उपकरणों को अधिक विद्युत धारा की आवश्यकता होती है, जबकि हमारा कोई अलग, जैसे छोटे से बल्ब हुआ, है ना, तो इस सब को धारा का कम मान का आवश्यकता होता है। लेकिन श्रेणी क्रम में क्या होता है, सभी को एक समान धारा प्रवाहित होती है। तो वही लिखेंगे, श्रेणी क्रम संयोजन में सभी युक्तियों के अंतर्गत धारा का मान समान रहता है, जबकि पार्श्व क्रम में उपकरणों की आवश्यकतानुसार उसके अंतर्गत धारा प्रवाहित होती है। और सबसे बड़ा एक और लाभ है, लाभ तो बहुत सारा है, लेकिन हम लोग सारा तो नहीं लिख सकते, क्योंकि हम लोगों को पढ़ना याद भी करना होता है, इसलिए एक और लाभ जो बहुत महत्वपूर्ण है, श्रेणी क्रम में यदि एक उपकरण बंद या खराब हो जाए तो परिपथ टूट जाता है। तो क्या हो जाता है? परिपथ टूट जाता है। परिपथ टूट जाने से अन्य उपकरण भी बंद हो जाते हैं। एक और लाभ इसका क्या है कि पार्श्व क्रम में उपकरणों के अंतर्गत विभवांतर का मान समान रहता है। पार्श्व क्रम में उपकरणों, प्रतिरोधकों लिख देंगे, नहीं, प्रतिरोधकों लिखने से ज़्यादा बेहतर होगा।
पार्श्वक्रम में प्रतिरोधकों के अंतर्गत विभवांतर का मान समान रहता है। ठीक है, तो श्रेणी क्रम संयोजन में क्या हानि है और पार्श्वक्रम में क्या लाभ है। तो श्रेणी क्रम में प्रतिरोध का मान अधिक होता है, जबकि पार्श्वक्रम में प्रतिरोध का मान न्यूनतम होता है, जिससे ऊष्मा के रूप में ऊर्जा का क्षय भी कम होता है ना। फिर श्रेणी क्रम संयोजन में सभी युक्तियों के अंतर्गत धारा का मान समान रहता है, जबकि पार्श्वक्रम में उपकरणों की आवश्यकता अनुसार उसके अंतर्गत धारा प्रवाहित होती है ना। श्रेणी क्रम में यदि एक उपकरण बंद या खराब हो जाए तो परिपथ टूट जाता है और टूटने से अन्य उपकरण भी बंद हो जाते हैं। पार्श्वक्रम में प्रतिरोधकों के अंतर्गत विभवांतर का मान समान रहता है, ये बेनिफिट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 23वां नंबर, 2 ओम 3 ओम 6 ओम के 3 प्रतिरोधकों को किस प्रकार संयोजित करें कि संयोजन का कुल प्रतिरोध क्या हो। 4 ओम, एक नंबर में 4 ओम हो, दूसरा नंबर में 1 ओम हो। तो 4 ओम अगर देखें तो 4 ओम किससे ज़्यादा है, 2 ओम से ज़्यादा है और 3 ओम से ज़्यादा है ना। 2 ओम से ज़्यादा और 3 ओम से ज़्यादा है। अगर पार्श्वक्रम में संयोजित करेंगे तीनों को तो हमारा 2 ओम से कम का प्रतिरोध होगा, है ना। 2 ओम से कम का प्रतिरोध होगा। अगर यहाँ 2 ठो को अगर हम पार्श्वक्रम में संयोजित करते हैं ये दोनों को, तो कितना हो जाता है, ए नंबर में 2 ओम। देख लेते हैं एक एग्जाम्पल के तौर पर, है ना, मतलब एक क्या कहते हैं उसको, प्रैक्टिकल देख लेते हैं। 1/2 अगर टोटल प्रतिरोध देखेंगे तो 1/2 जोड़ ये तीनों को, पहले 4 ओम चाहिए। 4 ओम के लिए क्या करेंगे ना, 2 ओम को श्रेणी क्रम में जोड़ दो, प्लस ये दोनों को जो है, अभी हम साइड में इसको रख रहे हैं, पहले ये दोनों का प्रतिरोध कितना होता है वो हम लोग देख लेते हैं। 1/3 जोड़ 1/6, एलसीएम लिए तो 6, 2 जोड़ 1 बराबर 3/6, यानी उल्टा देंगे, यानी आर क्या हो जाएगा, 1/r बराबर ये वैल्यू होता है ना, तो आर बराबर होता है 6/3 यानी 2 ओम। देखो ये दोनों को अगर हम पार्श्वक्रम में संयोजित किए, ये दोनों को अगर हम पार्श्वक्रम में संयोजित किए तो हमारा 2 ओम आया। कितना आया, 2 ओम। और ई वाला मिला के इसको श्रेणी क्रम में कर देंगे तो होगा हमारा 4 ओम। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, क्या बोलेंगे कि जो 2 ओम के प्रतिरोध को रुक जाना, इसमें लिखेंगे ऐसे, 3 ओम तथा 6 ओम के प्रतिरोधों को पार्श्वक्रम में एवं 2 ओम के प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में संयोजित करने पर 4 ओम प्रतिरोध प्राप्त होता है। प्राप्त करके देख लेंगे, है ना। तो क्या है, पहले श्रेणी R1 = मान लेते हैं 2 ओम, ठीक है, और R2 बराबर 3 ओम और R3 बराबर माना लिख देते हैं, माना R1 इतना, R3 कितना हो गया 6 ओम। तो R2 1/R डैश बराबर 1/R2 जोड़ 1/R3, है ना। 1/R2 और 1/R3 का जोड़ पार्श्वक्रम में संयोजित किए हैं,
अतः, है ना। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/3 जोड़ 1/6 बराबर जो है 3 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा 6, यहाँ 2 जोड़ 1 यानी 3/6। तो आर डैश बराबर हमारा कितना हो गया 6/3 यानी 2 ओम, और 2 ओम हो गया। अब आर कुल प्रतिरोध R1 जोड़ R डैश, ये R1 और R डैश क्या है, R डैश क्या था, R डैश था, यहाँ अगर हम अच्छे से इसको सॉल्व करें तो R2 R3/R2 जोड़ R3 है ना। तो ये चीज़ लिखना नहीं है, ये सूत्र होता है पार्श्वक्रम संयोजन का। तो R1 हम R डैश को हम अलग से निकाल के रखें, क्योंकि R2 और R3 को पार्श्वक्रम में संयोजित किए हैं। R2 और R3 को 3 ओम और 6 ओम के प्रतिरोधों को पार्श्वक्रम में संयोजित किए हैं। देखो 3 ओम तथा 6 ओम के प्रतिरोधों को पार्श्वक्रम में संयोजित करते हैं। तो पार्श्वक्रम में संयोजित किए तो पार्श्वक्रम का वैल्यू निकाल लेंगे ना कि कितना इसका प्रतिरोध हुआ। तो 3/6 आया, 1/R डैश बराबर 3/6, तो R डैश बराबर हमारा कितना आया 2 ओम। तो R डैश हमारा क्या है, दूसरा और तीसरा का प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध, क्योंकि पार्श्वक्रम में संयोजित किए हैं। इसका फिगर भी बना देंगे, जैसे कि बता दे रहे, पहले इसको कंप्लीट कर लें। R1 और R डैश कितना हो गया 2 ओम जोड़ 2 ओम, R डैश भी हमारा 2 ओम हो गया यानी 4 ओम। कैसे हम लोग संयोजित किए हैं, एक बार संयोजन को देखेंगे। देखो ये जो 2 ओम है, 2 ओम को रहने दिए, है ना, और जो 3 ओम है, 3 ओम और 6 ओम को हम लोग, ये 3 ओम है और ये 6 ओम है, इसको पार्श्वक्रम में संयोजित किए, 3 ओम और ये 6 ओम। तो 6 ओम और 3 ओम का पार्श्वक्रम संयोजन का हम लोग प्रतिरोध निकाल लिए। यहाँ कुल प्रतिरोध 3 ओम और 6 ओम का 3/6 यानी 2 आ गया, और इसको 2 ओम के साथ जोड़ दिए। ठीक है। अब नेक्स्ट जो बी नंबर का है, बी नंबर का क्या है, बी नंबर में बोला है कि प्रतिरोध कितना होना चाहिए 1 ओम, प्रतिरोध कितना होना चाहिए 1 ओम। अब प्रतिरोध अगर हम 1 ओम देखें नहीं, तो इसके लिए क्या, इसका जो इसमें क्या देखें 3 ओम और 6 ओम कैसे होगा 1 ओम। तो यहाँ जब हम 3 और 6 को, यहाँ जब हम 3 ओम और 6 ओम को पार्श्वक्रम में रखे तो 2 ओम आया, है ना, और श्रेणी क्रम में इसको जोड़ दिए तो हमारा 4 हो गया। और इसको अब श्रेणी क्रम में ना जोड़कर, इसको अगर हम श्रेणी क्रम में ना जोड़ें तो पहला हमारा जो 3 ओम था और फिर जो 6 ओम है, वो मिला के हमारा कितना हो जाता है टोटल इसका 2 ओम। अब क्या करते हैं ना, एक अलग से ये जो 2 ओम को हम श्रेणी क्रम में रखे थे उसको पार्श्व क्रम में रख देंगे। पार्श्व क्रम में रखने के बाद हम इसका वैल्यू निकालेंगे। ये कितना है 3 ओम, ये कितना है 6 ओम, और ये कितना है 2 ओम। तो देखते हैं 3 ओम और 6 ओम का R डैश बराबर हमारा कितना आया था, R डैश बराबर 2 ओम आया था, और R1 हमारा कितना है, R1 हमारा 2 ओम है। तो तीनों, ये दोनों एक साथ मिलाकर ये 2 ओम हुआ, और ये अकेला 2 ओम है। जब दोनों को पार्श्वक्रम में हम संयोजित कर रहे हैं तो पार्श्वक्रम में संयोजित करने से R इक्विवेलेंट, R डबल डैश मान लेते हैं, R डबल डैश बराबर क्या हो जाएगा R डैश गुना R1/R डैश जोड़ R1। अभी थोड़ा देर पहले हम यहाँ फार्मूला लिखे थे, अगर 2 प्रतिरोधक है तो दोनों का गुणनफल बटा दोनों का जोड़, तो उसी तरह R डैश, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, R डैश का वैल्यू 2 ओम है, R1 का वैल्यू 2 है बटा R का वैल्यू 2 है जोड़ R डैश का वैल्यू 2 और R1 का 2। तो इस तरह 4/4 हो गया, फाइनली हमारा 1 ओम हो गया। नहीं तो हम क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे अतः R2 एवं R3 को परस्पर पार्श्वक्रम में तथा
R1 को R2 एवं R3 के साथ समांतर के संयोजन के साथ, ये नहीं, R3 के संयोजन के साथ पार्श्व क्रम में संयोजित करते हैं। संयोजित करने पर 1 ओम प्रतिरोध प्राप्त होता है। बस समझ में आ गया सबको? ठीक है, फिगर भी हम ड्रॉ कर दिए हैं, पहला वाला का और सेकंड वाला का भी। अब क्या है दूसरा प्रश्न है कि अधिकतम प्रतिरोध, प्रश्न में ही देखो 4 ओम, 8 ओम, 12 ओम तथा 24 ओम के प्रतिरोधकों को किस प्रकार संयोजित करें कि संयोजन से अधिकतम एवं निम्नतम प्रतिरोध प्राप्त हो सके। तो अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए श्रेणी क्रम, अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए प्रतिरोधकों को किस क्रम में जोड़ना चाहिए? अधिकतम प्रतिरोध को अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए, है ना। तो R बराबर टोटल क्या हो गया? 4 जोड़ 8 जोड़ 12 जोड़ 24, नहीं 8 4 12 12 24 दूनी 48 ओम। ठीक है, नेक्स्ट बी नंबर, न्यूनतम प्रतिरोध। न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए प्रतिरोधों को पार्श्व क्रम में जोड़ना चाहिए। तो पार्श्व क्रम में क्या हो जाएगा? 1/R = 1/R1, है ना। 1/R1, R1 तो जान ही रहे हैं कितना है, 4 8 12 24। पहला 4 है, दूसरा 8 है, तीसरा 12 है, चौथा 24 है। सबका एलसीएम कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। 4 6 24, 8 3 24, 12 दूनी 24, 24 से कम 24, 4 3 9 2 11, 1 12/24, यानी R = 24/12। इसको पलट देंगे, नीचे 1 हो जाएगा, 1 नहीं यहाँ लिखेंगे चलेगा, और यहाँ 12/24 है तो 24/12 हो जाएगा, यानी 2 ओम। ठीक है, प्रतिरोध न्यूनतम होता है। विद्युत हीटर की डोरी क्यों उत्तप्त नहीं होती है जबकि उसका तापन अवयव उत्तप्त हो जाता है? तो विद्युत हीटर की डोरी जो है, विद्युत हीटर की डोरी तांबे के तार की बनी होती है जिसका प्रतिरोध बहुत कम होता है ना। विद्युत हीटर की डोरी तांबे के तार की बनी होती है जिसका प्रतिरोध बहुत कम होता है और ऊष्मा नहीं के बराबर उत्पन्न करती है। ठीक है, नहीं के बराबर उत्पन्न करती है जिससे वह उत्तप्त,
तापन अवयव का प्रतिरोध अधिक अत्यधिक अधिक नहीं अत्यधिक अत्यधिक होने के कारण यह उत्तप्त हो जाता है। यह क्या हो जाता है? उत्तप्त हो जाता है। बस हो गया। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, शेयर करना और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। लाइक करना ना भूलना। धन्यवाद।